तिरंगे पर तकरार क्यों? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि श्रीनगर एनआईटी जाने से आज अभिनेता अनुपम खेर को रोक दिया गया। अनुपम एनआईटी के उन छात्रों से मिलना चाहते थे जिन पर पिछले दिनों तिरंगा लेकर प्रदर्शन करने के दौरान लाठीचार्ज किया गया था। क्या अनुपम खेर के एनआईटी जाने से माहौल खराब हो जाता? क्या अनुपम खेर किसी राजनीति का हिस्सा हैं? इस तरह के तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर आज हम बड़ी बहस करेंगे, अपने खास मेहमानों से इस पर बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये 3 तस्वीरें श्रीनगर एनआईटी में तिरंगे को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद गर्म हो रहे माहौल का जीता जागता सबूत है। कश्मीरी पंडित और जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें हालात का हवाला देकर एनआईटी श्रीनगर जाने से रोक दिया। कहा गया कि वो श्रीनगर में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन एनआईटी नहीं जा सकते। अनुपम खेर श्रीनगर एनआईटी के उन छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने जा रहे थे जिन पर पिछले दिनों कैंपस में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। टेंशन है, इसीलिए तो काम करने के लिए जाना है, उनको शांत करने के लिए जाना है, उनको जख्मों में मरहम लगाने के लिए जाना है। कोई टाइमिंग थोड़ा किसी चीज़ की होती है। when it's required you should do it. अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। एनआईटी में तिरंगा फहराने वाले छात्रों के साथ एकजुटता के लिए दिल्ली से कुछ छात्र श्रीनगर जा रहे थे। तिरंगा मार्च पर निकले इन छात्रों को लखनपुर में जम्मू कश्मीर सीमा पर ही रोक दिया गया और वहां से वापस लौटा दिया गया। ये तीसरी तस्वीर उन स्थानीय लोगों की है जो एनआईटी कैंपस में तिरंगा फहराने वाले छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करके नाइंसाफी की है। आपको बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के हाथों भारत के हारने के बाद एनआईटी कैंपस में छात्रों के 2 गुटों में टकराव हो गया था। आरोप है कि कश्मीरी छात्रों के गुट ने भारत की हार पर जश्न मनाया, जिसका गैर कश्मीरी छात्रों ने विरोध किया। इस बात पर दोनों गुट भिड़ गए और गैर कश्मीरी छात्र जब तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। विपक्ष ने इस पूरे मामले से सही ढंग से नहीं निपटने के लिए सूबे की पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। विद्यार्थियों से डील करने का एक तरीका होता है। विद्यार्थियों को कोई आम उन लोगों की तरह जो बस जला रहे हैं या पत्थर मार रहे हैं या आंदोलन में सार्वजनिक प्रॉपर्टी को का सत्यानाश कर रहे हैं, उसकी तरह थोड़ी ट्रीट कर सकते हैं। जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ वो पिछले 9 दिन से धरने पर बैठे हैं और कैंपस में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन छात्रों की मांग है कि पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ कार्रवाई हो और एनआईटी प्रशासन इनके साथ भेदभाव न करे। वहीं केंद्र सरकार ने भी भरोसा दिया है कि छात्रों की शिकायतों का समझदारी से निपटारा किया जाएगा। कुल मिलाकर के सबकी चिंता यही है कि जो भी वहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ है उसका शांतिपूर्वक समाधान हो जाए और किसी भी वर्ग के छात्रों को ये ना लगे कि उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है। श्रीनगर एनआईटी में पिछले 10 दिन से हालात शांतिपूर्ण नहीं हैं। हंगामा और तनाव को देखते हुए सीआरपीएफ तैनात कर दी गई है। सवाल ये है कि क्या छात्रों से निपटने का प्रशासन के पास कोई और तरीका नहीं है? क्या छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का हक नहीं है? और क्या किसी को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने से रोक दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। एनआईटी से उठी चिंगारी अब पूरे देश में फैल गई है। सवाल गहराता जा रहा है कि इस देश में क्या तिरंगे और भारत माता की जय के नारे से भी नफरत करने वाले लोग हैं? कुछ और भी अहम सवाल हैं जो एनआईटी कैंपस ने हमारे सामने खड़े किए हैं। पहले ये सवाल हम आपके सामने रखते हैं, फिर अपने मेहमानों से इन पर बातचीत करेंगे। पहला सवाल ये कि क्या अनुपम खेर और रैलियां लेकर भी कुछ लोग यहाँ से 150 लोग करीब निकले थे तिरंगा लेकर, ये तमाम लोग क्या माहौल को ख़राब कर रहे हैं या इनके इस तरीके से एनआईटी जाने से माहौल ख़राब होगा? दूसरा अहम सवाल यह है कि आखिर एनआईटी के ऐसे हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिम्मेदारी किसकी? इस मामले पर महबूबा मुफ्ती की चुप्पी क्या इशारा करती है? लगातार उनसे सवाल किए जा रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है। हालांकि उनकी सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह लगातार मीडिया से भी बात कर रहे हैं, अपनी बात। चौथा अहम सवाल यह है कि क्या एनआईटी में पिछले काफी वक्त से गुटबाजी चल रही थी जो टकराव के बाद सामने आई है? यानी कुछ तो चल रहा है, कोई तो वजह है जिससे छात्र परेशान है, क्या उसे सामने नहीं आना चाहिए? और पांचवा और अहम सवाल यह है कि क्या एनआईटी श्रीनगर को शिफ्ट करने की जरूरत है, जैसी कि मांग कई छात्रों ने की है, हालांकि सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। मुंबई से कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा मेरे साथ मौजूद हैं। एबीवीपी की नेता श्रुति अग्निहोत्री मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीपीआई के नेता आमिर हैदर जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं।
अंजुमन मिनहाज रसूल के अध्यक्ष सैयद अतर हुसैन देहलवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक सुशील पंडित भी मेरे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, जो कि कश्मीरी मामलों के, खासतौर पर कश्मीरी पंडितों से जुड़े हुए मसलों के जानकार हैं। शुरुआत जैदी साहब मैं आपसे करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि संक्षेप में सभी मेहमान अभी पहले क्योंकि दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो कुछ समझ जाएं कि आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ उन्हें अंदाजा होगा, लेकिन फिर भी जैदी साहब, तिरंगे पर तकरार क्यों? अनुपम खेर कह रहे हैं अभी तो ज़रूरत है जब मरहम लगाना है, अभी तो ज़रूरत है जब बच्चों को ज़रूरत है, क्यों नहीं जाने देते? सर, तिरंगे पे तकरार नहीं है। आप ये देखें कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जितने कैंपस हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे जेएनयू कैंपस हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे और कोई कैंपस हो, कल जेएनयू के अंदर एक विद्यार्थी परिषद का एक जो पढ़ा वहां पढ़ते ही नहीं है और 3 साल या 4 साल पहले पास आउट हो गए हैं, वो वहां का माहौल बिगाड़ने में और वहां सब कुछ ये करने में लगे हुए हैं। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती के साथ हर गेट पे उनकी फोटो लगानी पड़ गई कि ये शख्स जामिया कैंपस में नहीं आना चाहिए। हर जगह छात्रों के ऊपर एक दबाव की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। क्या इससे पहले हिंदुस्तान के अंदर तिरंगा नहीं फहराया जा रहा था? क्या इससे पहले आज तक अभी तो हम एनआईटी की बात कर रहे हैं, वहां नहीं फहराया जा रहा था, वहां फहराए जाने में दिक्कत थी, यही तो बात है जो अब सामने आ रही है। अब सुन लीजिए, अब वहां पे बीजेपी की सरकार है, हाँ, उसके साथ सरकार है, साझी है। अगर ये इतना मेरा आपसे प्रश्न, वो तो मैं पूछूंगा, संबित पात्रा जी बैठे हैं, इस पर जवाब देंगे, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये था कि तिरंगा फहराया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मुकम्मल जवाब दे दीजिए। आप कश्मीर के अंदर, आप उस सरकार के अंदर शामिल हैं, आप विद्यार्थी के ऊपर वहां लाठी चार्ज होता है, आप सरकार में आज भी बने में हैं, क्यों नहीं सरकार से समर्थन वापस लेते? आपको समर्थन, आपके खाने के दांत और दिखाने के दांत और आप जो आप आधार क्या बता रहे हैं, थोड़ा सवाल स्पष्ट करिए, तो मैं फिर संबित पात्रा जी के पास जाता हूं। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये तिरंगा नहीं फहराने दिया जा रहा है, इसलिए सरकार से समर्थन वापस ले? क्या कहते हुए सरकार से समर्थन वापस समर्थन? आप वहां तिरंगा देश के हर कोने के अंदर फहराया जाना चाहिए। अगर बच्चों को वहां तिरंगा फहराने के ऊपर पुलिस अंदर कैंपस में घुस के इतने जुल्म ज्यादती करती है, तो बीजेपी वहां बैठ के क्या कर रही है? तो अनुपम खेर साहब ठीक कर रहे थे जाकर? नहीं, अनुपम खेर साहब तो वहां राजनीति सेकने जा रहे हैं। वो यही तो तिरंगा, जो आप तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं, वही करने जा रहे हैं। जब वहां पे बिल्कुल तनाव का माहौल है, जब वहां के 2 हिस्सों में विद्यार्थी बटा हुआ है, वहां पे उन्हें समझाना चाहिए, मरहम लगाना चाहिए, वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करना चाहिए। ये बाहर के लोग आदमी वहां जाके आग में घी डालने का काम करेंगे। संबित पात्रा जी, ये क्योंकि अभी जो बाकी के पैनलिस्ट हैं उनके भी सवाल एक एक कर आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे भी बीच बीच में मैं जवाब लेता रहूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या अनुपम खेर जी यहाँ से जो 150 लोग निकल रहे हैं, ये सब थोड़ा माहौल को खराब कर रहे हैं, जिससे पुलिस भी परेशान हो रही, और बीजेपी, क्योंकि राज्य में भी आप सरकार में साथी हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो इस समय जवाब देने की स्थिति में क्या आप लोग हैं? देखिए, अगर इंटेंशन ठीक हो, आपकी भावना ठीक हो, तो आप हमेशा ही जवाब देने की परिस्थिति में रहते हो। इंटेंशन बुरी हो तो आप कभी भी जवाब देने की परिस्थिति में नहीं होते हैं। बड़ी बात देखिए, सभी पैनलिस्ट एक एक करके पूछेंगे, उनका अधिकार भी है कि पीडीपी के साथ आखिर हम गठबंधन में क्यों हैं? अगर इस प्रकार का माहौल है तो हम गठबंधन से अलग क्यों नहीं हो जाते हैं? मैं पहले ही इसका उत्तर दे दूं। आप देखिए, एक स्टेबल सरकार अगर जम्मू कश्मीर में नहीं बन पाती है, किसी भी कारण से नहीं बन पाती है, तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होंगे? हमारे दुश्मन देश होंगे, पाकिस्तान होगा, बाकी देश होंगे कि देखो ये जम्मू कश्मीर में तो एक स्टेबल सरकार ही नहीं बन सकती है, और ये कहते हैं जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। आपको समझना होगा कि जम्मू एक तरीके से वोट करता है, कश्मीर एक अलग तरीके से वोट करता है। स्वाभाविक रूप से जो सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सर आप थोड़े उम्र में मुझसे बड़े लगते हैं। सर आप मुझे ये चाइना का स्पोक्स पर्सन क्या चिल्लाते हैं? ये चाइना के स्पोक्स पर्सन आप चाइना के स्पोक्स पर्सन ज्यादा मत चिल्लाइए, वरना मैं सी जिनपिंग से कंप्लेन कर दूंगा। हम नहीं वहां बैठ के झूला झूलते, आप झूला झूलते हैं, आप झूला झूलते हैं। आप बीच में मत बोलिए, नहीं आप बीच में मत बोलिए, नहीं तो मैं सी जिनपिंग से बोल दूंगा, आपको निकाल देंगे। हम नहीं झूला झूल रहे थे सर, मैं जवाब तो दे रहा हूं ना। नहीं, आप उस पर जवाब, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
मैं कैसे जवाब दूंगा? आप अगर और उसी अरे वो चाइना का विषय नहीं है ना अभी। ठीक सी जिनपिंग हमारी बहस प्रवक्तागिरी से निकाल देंगे, फिर हमारी बहस भटकेगी, हमारी बहस भटकेगी। मेरे बीच में बोलिएगा, मैं सी जिनपिंग को बोल दूंगा। हाँ नहीं संबित जी, आप भी जवाब पर फोकस रखिए ना, बात भटक जाएगी। अगर जम्मू कश्मीर, मैं जवाब पे फोकस रख रहा था, ये बीच में कहां से बोलना शुरू कर देते हैं। मैं तो इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। आप देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में जम्मू एक तरीके से वोट करता है, कश्मीर एक तरीके से वोट करती है, 25 और 28 सीट मिलती है। हम दोनों की आइडियोलॉजी अलग है, बिल्कुल अलग अलग सिरे में हम बैठे हुए हैं, मगर फिर भी मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता दूं, 4 लाल बत्ती गाड़ी और 10 बंगलों के लिए सरकार नहीं बनाया है साहब हमने। ये 4 लाल बत्ती और 10 बंगलों बहुत छोटी चीज होती है। सरकार इसलिए बनाया है ताकि पाकिस्तान और हमारे दुश्मन देश हंसे ना हम पे कि देखो जम्मू कश्मीर में तो इनसे सरकार भी नहीं बनती है, जम्मू कश्मीर में तो विकास भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एक होकर काम ही नहीं कर सकते हैं। वैली और जम्मू एक रह ही नहीं सकती है। हम सबको एक साथ बढ़ाना है कश्मीर को। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया करके चंद वोटों के लिए यहां लड़ने की राजनीति ना करें। आप सुझाव दें। एक आपने एक बहुत बढ़िया, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही संबित जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। मैं इसको जरा दूसरे पैनलिस्ट के सामने भी रखना चाहता हूं। संजय जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। क्या बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद इन छात्रों को अपनी बात कहने का मौका मिला है, या इनका डर निकला है जो ये सामने आ रहे हैं, या फिर आप जैसा कहते हैं कि माहौल खराब हो रहा है? क्यों ना ये बात बोले कि ये पहले से चला आ रहा था, इनको अब मौका मिला है। प्रवीण जी, देखिए कि जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो भूमिका, जो दिन दहाड़े लोग देख रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद में हो, आईआईटी मद्रास में हो, हर जगह एफटीआईआई में जिस तरीके से इन्होंने आरएसएस के विचारों के लोगों को उस संस्था पे ठोपा है, तो देखिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शिक्षा के जितने हमारे संस्थाएं हैं, सूचना के जितने हमारे पास महत्वपूर्ण अंग हैं, उसमें इनका गुप्त प्रवेश ही नहीं, अब तो खुलेआम इनको वहां पर घुसाया जा रहा है। आज उसी का उस सांप्रदायिक नजरिया और उनकी सांप्रदायिक विचारधारा का आप नमूना और उदाहरण देख रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि कितनी अजीब बात है कि कुछ दिन पहले बाबा रामदेव ने एक भयानक एक उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में यदि मुझे मौका मिलता तो जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, मान लीजिए कि आप बोलते जय हिंद, आप बोलते हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन आप भारत माता की जय नहीं बोलते, तो बाबा रामदेव ने ये धमकी और चेतावनी दी कि मुझे यदि मौका मिलता, यदि कानून नहीं रहता भारत के देश में, संजय जी उस दिन तो की थी ना चर्चा इस पर। संजय जी उस दिन चर्चा हो चुकी है इस पर, जिस दिन उन्होंने बोला था। छोड़िए ना उस मसले को। अभी क्या आप इस बात को सांप्रदायिकता कह रहे हैं कि यहाँ पर भारत माता की जय और जो तिरंगा लेकर बच्चे निकले हैं वो बीजेपी की शय पर निकल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? क्या थोड़ा क्लियर नहीं हो कह रहा हूं कि जब प्रवीण जी जरा सुनिए, ये बहुत अहम विषय है। आप एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं, तो इसको मैं मामूली और हल्के तरीके से इस पे हम टिप्पणी न करें तो अच्छा रहेगा। ये सब कुछ मिला जुला है, इसमें एक राजनीतिक साजिश है। भारत के प्रधानमंत्री ने आज तक बाबा रामदेव के उस भयानक विवरण का अभी तक मैं माफी चाहूंगा संजय जी, आप एक तरफ आप गंभीर बात कह रहे हैं, आप बार बाबा रामदेव पर, मैं बाबा रामदेव पर माफी चाह रहा हूं, मैं बाबा रामदेव पर चर्चा नहीं कर रहा, मैं चर्चा कर चुका हूं। मेरा प्रश्न, मैं एक बार फिर प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं संजय जी, मैं एक बार फिर मैं माफी के साथ एक बार फिर प्रश्न सामने रख, क्या आप ये कह रहे हैं जो छात्र तिरंगा लेकर निकले या भारत माता की जय कह रहे थे, उनके पीछे बीजेपी है? क्या आप ये कह रहे हैं, या मैं गलत समझा आपकी बात को? इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एबीवी के माध्यम से हर कैंपस में नकारात्मक सांप्रदायिक सोच लाने की कोशिश कर रही है, उसको प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है, उसको प्रेरणा दे रही है। ठीक है, मेरे साथ एबीवीपी की नेता श्रुति अग्निहोत्री मौजूद है इस वक्त। श्रुति, ये श्रीनगर में आपके साथी लोग थे जिन लोगों ने ये सब किया, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। मुझे बहुत खेद है इस बात को सुनने के बाद कि अगर इस देश में कोई भी व्यक्ति भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम बोलता है, तो क्या उसको पॉलिटिकली टैग करना, उसे पॉलिटिकली टारगेट करना कि वो एबीवीपी से ही संबंधित है, सही है? वहां पे पुलिस ने इतनी बुरी तरह छात्रों को पीटा, जो इतने घायल भी हुए।
क्या लोग मतलब क्या रिमोट कंट्रोल है हमारे पास कि हम लोगों को पिटने के लिए किसी तरीके से क्लोनिंग मशीन या कहीं पे तैयार करके भेजते हैं? मतलब ये एक बहुत ही तर्कहीन बात है। ये इतना संवेदनशील मुद्दा है। मुझे लगता है मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को इस देश की अनुरोध करना चाहूंगी कि एक इतना संवेदनशील मुद्दा है जिसपे हमें साथ आकर इस पे सोचना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए कि इसका क्या समाधान होना चाहिए। कि दोषारोपण की राजनीति करते करते सिर्फ अपनी वोट बैंक की बात करते हैं। हम छात्र हैं, हम यहाँ नेता बनने नहीं आए, ना हम कहीं के एमपी का कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम सिर्फ इस देश से प्यार करते हैं। और अगर कोई उनका ये सवाल है श्रुति कि ये अभी अचानक सब एक के बाद एक हर जगह पर ऐसे मुद्दे क्यों सामने आने लगे हैं? क्या एक्टिव हो गए आप लोग? आपको सपोर्ट मिल रहा है? केंद्र में सरकार है बीजेपी की, इससे आप लोगों को ताकत मिल रही है? इस तरह का आरोप मतलब अगर आप एनआईटी श्रीनगर में अगर आप जेएनयू का मुद्दा लें, एनआईटी श्रीनगर का मुद्दा लें, अगर कोई ऐसी घटना, मतलब हमें तो इसका मतलब ये करना चाहिए कि अगर हमारे विचार परिवार से संबंध की कोई सरकार आ गई तो मतलब हम अपना काम करना छोड़ दें। अगर कोई कुछ भी गलत करता है, एबीवीपी तो आवाज उठा ही नहीं सकती क्योंकि एबीवीपी को तो अभिव्यक्ति की आजादी ही नहीं है। संजय जी, एनएसयूआई भी करता है यही काम, फिर एसएफआई भी करता है यही काम, एबीवीपी भी कर रहा है। अभी ताकत है, अभी सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता थोड़े उत्साहित हैं। प्रवीण जी, आपको मैं एक हादसा का आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि करीब 16 मार्च को कश्मीरी छात्रों को मेवाड़ यूनिवर्सिटी में, जो चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान में, उनको इस संदेह में कि उन्होंने बीफ मीट था उनको वहां पीटा गया। और हम सब जानते हैं कि उसके पीछे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का वहां हाथ था। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज भी जोधपुर में लेके हंगामा हुआ है। देखिए, यहाँ पर निशाने पर लाया गया है छात्रों को, यहाँ पर पूरी तरीके से राजनीति की जा रही है और ये सब जानते हैं। और जरा आपके जो एबीवीपी के जो भी यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए उनसे पूछिए, आप ही की तो सरकार है जम्मू कश्मीर में, आप ही को वो लाठी लेके पीट रही है जब आप भारत माता की जय कर रहे हैं। ये क्या बताता है कि ये पाखंडी और ये झूठी राजनीति चलिए एक जवाब सुन लीजिए। आप ही के जो प्रमुख राजनीतिक दल है वही तो कर रहे हैं। 2 दिन हुए सरकार को आए और इतनी बड़ी, मतलब क्या ये इसका ऑपोजिट भी तो लॉजिक हो सकता है कि आपको, मतलब मैं आपको, खैर मुझे बोलने का अधिकार नहीं है वैसी चीजें, लेकिन क्या आपकी राजनीति का पार्ट नहीं हो सकता है कि सरकार वहां पे आई है तो आप ऐसी रकस क्रिएट करवाएं सरकार के अगेंस्ट? अगर आपको बातों को मरोड़ना है और सिर्फ राजनीति करनी है तो 10 बातें आप कहेंगे, 10 बातें हम कहेंगे। 2 दिन पहले किसकी सरकार थी? वहां राष्ट्रपति शासन था, तब केंद्र की सरकार थी। उससे पहले मुफ्ती सईद की सरकार थी, उसमें आप मौजूद थे। तो 2 दिन से सरकार का एक और बात होती है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। संबित जी, मैं आ रहा हूं आपके पास में। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कश्मीर के मुद्दों को हम यहाँ दिल्ली में बैठकर या हम लोग जरा कम समझ पाते हैं। मेरे साथ पंडित जी मौजूद हैं, सुशील पंडित जी, जो कि कश्मीरी मुद्दों को भी समझते हैं और खासतौर पर कश्मीरी पंडितों के मसलों को भी वो समझते हैं। ये जो अभी कैंपस में चल रहा है, ये अभी क्योंकि हाल के दिनों में ऐसा पहले होता रहा होगा लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये चीजें सामने नहीं आई। अब बच्चे सामने आ रहे हैं, कह रहे तो बहुत समय से हो रहा है। ये क्या हुआ अचानक कि ये चीजें सामने आ रही हैं, या अब इसको एक आंदोलन की शक्ल दी जा रही है? यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, आज अनुपम खेर भी गए। ये अचानक क्या परिदृश्य बदला? देखिए, कश्मीर की हालत बहुत दिनों तक ढकी छुपी रही और जब 1990 में एक पूरे के पूरे समुदाय को पलायन करना पड़ा, तब लोगों के सामने सच आया कि वहां किस तरह से एक त्रासदी बरपा हुई है, एक नर संहार, एक जाति संहार हुआ है। इसी परंपरा में वहां पर एनआईटी में, जहां बहुसंख्यक छात्र कश्मीर के बाहर के हैं, उन्होंने जब इस बार 31 मार्च को भारत की बेइज्जती होते हुए देखी, भारतीय झंडे की बेहुरमती होते हुए देखी, तब उनको लगा कि हमें अपने देश की इज्जत को सामने रखते हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैं आऊंगा आपके पास। देहलवी साहब को मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक बार चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। अभी एक भी बार उनसे बात नहीं हो पाई है। देहलवी साहब, ये चाहे बेअदबी हुई हो तिरंगे के साथ या फिर उसके प्रति देश प्रेम जागा हो, दोनों ही चीजें क्या ये अभी हुई हैं या अभी ज्यादा क्यों दिखती हैं? या आपको लग रहा है कि जो विरोध, जो देख रहे थे अभी तक किसी तरह खून का घूंट पीकर, उनको एक ताकत मिल गई है कि नहीं, अब हमको सामने आना चाहिए? हो क्या रहा है? देखिए, तिरंगे का अपमान या राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई किसी भी चीज़ का अपमान किसी भी भारतीय को ना सहनीय है और ना मैं समझता हूँ कि उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। एनआईटी में जो कुछ हुआ इंतहाई गलत तरीके से हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। और जैसे संबित ने कहा, क्योंकि साझा सरकार है, उनको आना है। लेकिन मैं उससे आगे जाके संक्षेप में 2 बातें कहना चाहता हूँ। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिरंगा, हमारे पद्म विभूषण या पद्म भूषण हमारे व्यक्तिगत वहाँ पे वो वहाँ पहुँचे हैं,
लेकिन मैं सबसे एक बात पूछना, हाथ जोड़ के एक बात पूछना चाहता हूँ। लाल चौक हो, सीआरपी का कैंप हो, शोरा इंस्टीट्यूट हो या एनआईटी हो या राजभवन हो, तिरंगा पिछले 67 सालों से पूरी आन बान शान से कश्मीर वैली में लहराता रहा है। लेकिन मैं अपने एबीवीपी छात्रों से भी पूछना चाहता हूँ, माननीय अनुपम खेर जी से भी पूछना चाहता हूँ, गुसई जो कोकराझार के इलाके का एक अंदरूनी इलाका है जहाँ तिरंगे को ले जाने की कोशिश के अंदर पिछले कई सालों से कई नौजवान मारे गए। मैथिला जो नागालैंड का अंदरूनी इलाका है जहाँ हमारी आर्मी जाती है, दांतेवाड़ा जहाँ के अंदर जो नक्सलियों का इलाका है जहाँ तिरंगे को ले जाते हुए हमारे नहीं ले जाया जाए। मेरा कहना यह है, तिरंगे क्या चीज है? तिरंगे के साथ ही हमारी राष्ट्रभक्ति होगी। तिरंगे का अपना एक उसूल है। तिरंगे के अपने जो कुछ कश्मीर में हुआ, मैं किसी भी सूरत में उसकी हिमायत नहीं कर सकता हूं, किसी भी सूरत में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तिरंगा क्या है? क्या रात को सड़कों पर लहराते तिरंगे का सिंबल लेकर अगर हम निकल रहे हैं तो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि गुजरात का आरोपी बंजारा जेल से निकलता है। अभी तो बहुत सारे मसले आ जाएंगे, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने देलवी साहब कही, तिरंगे का सिंबल ले जाकर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक आदमी जिसको अभी पद्म भूषण मिला उसको कश्मीरी पंडित और कश्मीरी याद आ गया। और ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है कि आप बेशक ब्रेक पर चले गए थे, लेकिन हम लोग लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, मेहमान भी अपनी बात रख रहे हैं। आज के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं तिरंगे पर तकरार को लेकर। एनआईटी श्रीनगर में पिछले 10 दिन से जो हालात हैं वो अभी भी शांत नहीं हुए हैं। आज अभिनेता अनुपम खेर को श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोका गया। वो एनआईटी छात्रों से मिलकर उन्हें शांति का संदेश देना चाहते थे, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें कुछ छात्र छात्राएं पिछले 9 दिन से अपने संस्थान और प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जरा ये तस्वीर भी देखिए। श्रीनगर में इस इंसिडेंट को हुआ आज 9वां दिन है। लड़कियां भी अब इस धरने पे बैठी हैं। आज इनका दूसरा दिन है। कल पूरी रात इन लोगों ने धरना दिया है। आइए बात करते हैं एक स्टूडेंट से। आप कब से यहाँ पे बैठी हैं? आज हमें 9वां दिन हो गया। पहले हम 2 दिन ग्राउंड में बैठे थे, पूरा दिन बैठे रहते थे, सुबह से लेकर शाम तक। धूप थी, बारिश थी, सब कुछ हुआ, कोई नहीं देखने आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, फिर हमने डिसाइड किया कि जो कि हमारा कॉलेज है, इसका जो मेन गेट है, हम यहाँ पे आए हैं। हमें यहाँ भी 2 दिन हो गया, दूसरा दिन है। कल हम यहाँ पूरे दिन रात पूरा दिन बैठे रहे। बारिश हुई, धूप हुई, कोई नहीं आया शाम तक। जैसे ही लड़कियों का इन टाइम हुआ, हमारी जो कि वार्डन है ये पूछने आए कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, चलो हॉस्टल चलो। हमने कहा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हम हॉस्टल नहीं जाएंगे। उन्होंने डिमांड्स सुनी हमारी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया। कहते आप लोग यहाँ बैठे रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं इन्होंने आपकी 2 डिमांड्स पूरी नहीं की। वो 2 डिमांड्स एक्चुअल में क्या है जो ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं? पहली डिमांड तो हमारी ये है कि जो लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज बेवजह का हुआ, वो क्यों हुआ, हमें उसके लिए इंसाफ चाहिए। दूसरी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ बिल्कुल नहीं दे रही। वो दिखा रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि नॉर्मल नहीं है। और ये माइनस कंडक्ट कर रहे हैं, क्लासेस भी लगा रहे हैं, जबकि 80% बच्चे अटेंड ही नहीं कर रहे, बाइकआउट कर रहे हैं। तो माइनस लेने का और क्लासेस लगाने का क्या फ़ायदा है इनका? तो आप देख सकते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि जो कंडीशन ये लोग दिखा रहे हैं नॉर्मल है, ये ना दिखाई जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नॉर्मल नहीं। 80% से ज़्यादा बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो इनकी मांग है कि जब तक कोई काम ना हो, क्लासेस बंद हो और मीडिया की कवरेज मिला। हम आपको ये भी बता दें कि ये बच्चे खुद ही वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं क्योंकि मीडिया अलाउड नहीं है अंदर कैंपस में जाने के लिए। संबित पात्रा जी, ये दरअसल जो डिमांड कर रहे हैं ये आप लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने क्यों मारा है वो निर्मल सिंह जी कह रहे हैं कि उसकी जांच पड़ताल की जाएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इनकी नाराजगी है ना पुलिस के खिलाफ है, राज्य सरकार के खिलाफ है। इनकी जो मांगे हैं जाहिर सी बात है वो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार यही पूरी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर सारे सवाल आप लोगों से कर रहे हैं। इन छात्रों के धरने पर बैठने का जिम्मेदार कौन? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जवाब तो हमें देना पड़ेगा, तो मैं जवाब देता हूं। आप देखिए, पहली बात है इस पूरे विषय के सेंसिटिविटी को हम तमाम लोगों को, जितने भी लोग पैनल में बैठे हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, सबको समझना होगा। कश्मीरी और नॉन कश्मीरी स्टूडेंट्स ये डिस्टिंक्शन हमें नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो इसका एक खराब रिपरकशन होता है जो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक डिमांड्स का सवाल है, 2-3 डिमांड्स थे जिसको कि मैंने भी सुना और सरकार ने उस पर एक्ट भी किया है। एग्ज़ाम इस बार बच्चे नहीं देना चाहते थे तो 2 तरफ रखा गया। कुछ बच्चे देना चाहते थे, सरकार ने कहा ठीक है आप दे सकते हैं। जो नहीं देना चाहते हैं उनके लिए दोबारा एग्जाम करेंगे, उसमें आप बैठिएगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे घर जाना चाहते थे क्योंकि वो डरे और सहमे हुए थे। सरकार ने कहा बिल्कुल जो घर जाना चाहते हैं उनको हम पूरी सिक्योरिटी के साथ घर भेजेंगे और जब वो आएंगे तब एग्जाम देंगे। तीसरी बात बच्चों की थी कि हमें सिक्योरिटी दिया जाए। खुद राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। 2-3 मांगे ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है थोड़ा उस पर चिंतन करना चाहिए, जैसे कि एनआईटी को शिफ्ट कर देना। मेरा मानना है कि अगर हम एनआईटी को ही जम्मू श्रीनगर से शिफ्ट
कर दें तो स्वाभाविक रूप से एक संदेश जाएगा। इसके विपरीत कि जम्मू कश्मीर हमारा अखंड हिस्सा है और उसमें हमारी सिक्योरिटी है, हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से चाहे कश्मीर के स्टूडेंट हो चाहे नॉन लोकलाइट्स हो, दोनों का ही कश्मीर के भूमि पर उतना ही अधिकार है जितना कि किसी का भी कहीं पर हो सकता है। इसलिए किसी इंस्टीट्यूट को वहां से शिफ्ट कर देना ये अनुचित हो सकता है। लेकिन सुरक्षा बलों के साए में, बंदूकों के साए में बच्चे पढ़ाई करें, इस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। यानी क्या आप, संबित पात्रा जी, आपने कहा तो सही, कश्मीरी नॉन कश्मीरी ये डिवीजन नहीं होना चाहिए छात्रों के बीच में, लेकिन इसके बावजूद हमें मानना पड़ेगा कि छात्रों के बीच ही दो गुट ऐसे बने हुए हैं जहां पर तिरंगे को लेकर लड़ाई चल रही है, जो हमारा आज का मुद्दा है। देखिए प्रवीण जी, मैं आपको दिल की बात बताऊं तो आप भी जानते हैं और पैनल में जितने मेरे मित्र मौजूद हैं वो भी जानते हैं कि कश्मीर का जो विषय है ये एक साधारण विषय नहीं है। हम देखते हैं शुक्रवार के दिन किस प्रकार वहाँ पाकिस्तान के झंडे भी फहराए जाते हैं, किस प्रकार वहाँ पत्थर फेंका जाता है, कि इस प्रकार एक अलग माहौल बनता है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको पता है, मगर कश्मीर और जम्मू के बेहतरी के लिए होगा कि सब कुछ हम लोग यहाँ डिबेट और डिस्कशन करके लड़ाई झगड़े राजनीतिक रूप से शुरू ना करें, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इन चीज़ों को डील करें और कोशिश करें कि ये सब हल हो जाए। ठीक है, मैं चाहूंगा जैदी साहब काफी देर से आपसे कुछ कहना चाह रहे थे और इस मुद्दे पर, लेकिन इसमें तो फिर ऐसा लगता है जैदी साहब कि इस मुद्दे पर छात्रों की चिंता को दूर करने का समाधान क्या निकले। चलिए हम इस ओर बढ़ते हैं। फिर सर, बच्चों की जो डिमांड्स हैं उसमें हो सकता है कुछ सही हो कुछ गलत हो, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता। मुझे शर्मिंदगी इस बात की है कि क्या हमारे देश का नौजवान अपनी बात कहने के लिए मुंह ढकेगा कश्मीर के अंदर? हमें शर्म आनी चाहिए। ये तो हम सरकार में नहीं, ये तो शर्म की बात है, लेकिन डरे हुए हैं वो बच्चे। देश में बैठे हुए लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारा देश का नौजवान अपना मुंह छिपाने के बाद अपनी बात रख रहा है। तो संबित पात्रा साहब, तो आप मुझे ये बताइए कि देश का होम मिनिस्टर क्या कर रहा है कि देश का नौजवान इतना भयभीत है कि वहां मुंह छिपा के अपनी बात रख रहा है? आप उस सरकार को कैसे समर्थन दे रहे हैं? राष्ट्रपति शासन को जवाब दीजिए। टीचिंग स्टाफ के अगेंस्ट है, जो कि उन्होंने मैं जवाब बोला भी है इस बात पे। नहीं, श्रुति है कि स्टूडेंट भी है, तो वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या होती है, वो जरा उनका छोटा सा जवाब सुन के। कई स्टूडेंट्स को वहां पे टीचर्स के द्वारा धमकी दी गई है कि अगर आप अपना प्रोटेस्ट करेंगे तो आपके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। तो वो डर किसी वहां के लोकल कश्मीरियों से नहीं है, वो डर उन कुछ मुट्ठी भर सेक्शनिस्ट जो डिविसिव फोर्सेस है जो वहां पे। क्योंकि जैदी साहब, अगर डर होता तो फिर बच्चे मुंह पर रुमाल बांधकर बोलने के लिए भी नहीं आते। मैं एक मिनट, मैं जैदी साहब की इस बात से सहमत नहीं। मैं दो चीजें कहूंगा। पहली चीज तो ये जो लाठीचार्ज वाला मामला है, चूंकि केंद्र भी है और राज्य में भी, दोनों जगह पे बीजेपी शासक एक तरीके से हिस्सा है, तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि जिन लोगों ने भी छात्रों पे या छात्राओं पे लाठीचार्ज किया है, उन दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, मैं बड़े अदब और एहतराम से सारे पैनलिस्ट से कहूंगा, चूंकि हम छात्रों के दर्द की बात कर रहे हैं, आपको मालूम है वो आंकड़े दे रहा हूं जो एमएचए और एनएचआरसी के हैं। एनएचआरसी के मुताबिक पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में सबसे ज्यादा छात्रों को, जिन छात्रों को उनके क्षेत्र की वजह सताया गया है, वो नॉर्थ ईस्ट के होते हैं, उसके बाद कश्मीरीज हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में नॉर्दर्न इंडियंस हैं। क्या ही अच्छा हो कि एक ऐसा मौका है जहां तिरंगे को लेके यहाँ, और तुझे एक श्रुति की एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता, एनआईटी के पर्चे लोकल टीचर नहीं जांचते हैं, बल्कि केंद्र जो कमेटी जो होती है वो लोग जांचते हैं। इसलिए वो कुछ भी कोशिश कर लें, जो प्रतिभाशाली है उसके नंबरों कभी भी कम नहीं किया जा सकता। और अंतिम चीज, संबित पात्रा, आप जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा है। वहाँ दो चीजें होनी चाहिए। पहले तो हमको, जो आपने कहा, बिल्कुल आपको सलाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि हमको कश्मीरी और नॉन कश्मीरी के बीच की इस दीवार को हटाना पड़ेगा। और जाहिरी बात है, जो पंडित साहब कह रहे हैं, इनकी भी अपनी बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं कश्मीर में ऐसे मफाद परस्त या ऐसी सहनियत मौजूद है जो कहीं ना कहीं तिरंगे की अवहेलना करती है। और अंतिम चीज संबित, तिरंगे के कोड होता है। संबित पात्रा, बड़े अदब से आपको एक बात कहूंगा, आज कुछ पेरेंट्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत की है। हमारी नाक के नीचे एक स्कूल, इसका नाम है भारतीय विद्यावन, जिसको भारतीय मेहता स्कूल भी कहते हैं। यहाँ पिछले 1 साल से मॉर्निंग पीरियड के अंदर, आपको मालूम होना चाहिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पेरेंट्स का नाम आपको बता सकता हूँ, जहां पे नेशनल एंथम नहीं होता है। इसलिए हमको राष्ट्रभक्ति कश्मीर, इंशाअल्लाह मौलाना देहलवी, संबित पात्रा, इस पे नहीं, बिहार उस पे नहीं, पूरे भारत के लिए तिरंगे के लिए एक चीज होनी चाहिए। अब हर आदमी कोई एक ऐसी बहुत बढ़िया बात है, वो उस पर विचार भी चल रहा था, ऐसी खबरें आई थी। लेकिन क्या संबित पात्रा जी, अब एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो सब दूर लागू हो, इसको कंपलसरी कर दिया जाए कि ये चीजें होंगी जिन पर विचार भी चल रहा है, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक,
देखिए अभी 3 दिन पहले ही एक हेडलाइन न्यूज़ के रूप में आया कि सेंटर ने एक नोटिस भी इशू किया है सभी राज्यों को कि किस प्रकार से जो हमारे सिंबल्स हैं, नेशनल सिंबल्स हैं, चाहे वो राष्ट्रध्वज हो चाहे वो राष्ट्रगान हो, उनके प्रति किस प्रकार का सम्मान होना चाहिए और हम सब ये देखें कि वो सम्मान हम अकॉर्ड करें। दूसरी बड़ी बात मैं बताऊं, देखिए चूंकि हम सरकार में हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करने की आवश्यकता है। जहां हम जम्मू कश्मीर के विषय में बात करते हैं, आप देखिए पुलिस के खिलाफ एक्शन, ये तो हम खुद कह रहे हैं कि जिन पुलिस ने बर्बरतापूर्वक एक्सेस किया है उनके खिलाफ एक्शन होगा। मगर एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हमें वहां जनरलाइज भी नहीं करना है कि पुलिस खराब है, क्योंकि वो पुलिस है जो जम्मू कश्मीर में शहादत देती है, जम्मू कश्मीर में 24 घंटे काम करके जम्मू कश्मीर को महफूज रखती है। इसलिए हम ये देखिए डिबेट की लड़ाई में कि मुझे डिबेट जीतना है इसलिए मैं पुलिस को अनर्गल गाली दे दूं, ये बिल्कुल पुलिस के मोरल के लिए भी ठीक नहीं होगा। इसलिए जो ब्लैक शीप्स हैं, जिन्होंने वहां पे एक्सेसेस किया है, उनके खिलाफ तो एक्शन होगा ही, मगर इन जनरल हम पुलिस को खराब कह दे ये उचित नहीं होगा। बड़े सोच समझ के हम अपने ब्रेक पर जाने से पहले अशोक आप पंडित जी देखिए जम्मू कश्मीर का विषय एक साधारण विषय नहीं है, ये हर कोई समझता है। देखिए वहां के छात्र इस देश की क्रीम है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे करके आते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन्हें कॉन्फिडेंस, मैं आऊंगा संजय जी आपके पास, एक सेकंड इनकी बात सुन ले और फिर मैं थोड़ी देर में आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लें, उनकी बात सुने। उनके पास एक पूरी सूची है, जो कॉलेज प्रशासन है उसमें कौन लोग उनका उत्पीड़न करते हैं। वो आज अगर अपने मेस मैनेजर के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आज अपने कॉलेज के रेक्टर के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उनके अगेंस्ट इनडिसिप्लिन के एक्शन लेने की धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आखिर तुम हमारे पास आओगे। आपके सवाल को ऐसे समझूं कि एचआरडी उनको नहीं सुन रहा है? बिल्कुल, देखिए एचआरडी को सुनना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल जाए। बिल्कुल पूरे थोड़ा सा डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो सवाल अब जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ कि क्या अगर बच्चे ये मांगे रख भी रहे हैं तो इनकी मांगों को मानने के लिए कौन जिम्मेदार है, और जो मांगे बनी है, जो कमियां बनी है, उसका जिम्मेदार कौन है। आज का मुद्दा जारी है, सीधे संजय झा जी से सवाल। संजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि जेएनयू को लेकर आप लोगों की सोच, आपकी बात अलग होती है और एनआईटी के मसले पर बिल्कुल अलग बात आप कह रहे हैं। प्रवीण जी, देखिए हकीकत यही है कि आज यदि ये मसला एनआईटी का मसला आज यदि बड़ा समस्या बना है तो इसका कारण भारतीय जनता पार्टी, पूरी जिम्मेदारी उनकी है। यदि जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने हमला किया, गलत आक्रमण किया छात्रों पर, मासूम छात्रों पर, तो इस पर उन पर कार्रवाई करनी राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ अचानक केंद्रीय सरकार इसमें क्यों कूद गई? यहाँ पर ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। आपका एक सवाल है, समय भी कम है। केंद्र सरकार क्यों कूद गई संबित पात्रा जी? राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। हाँ, मैं जवाब देता हूं। देखिए ये ऐसे शब्द कि केंद्र सरकार क्यों कूद गई, आप देखिए केंद्र सरकार का तो सीधा रिश्ता यूनिवर्सिटी से है। अभी पूछा जा रहा था कि एचआरडी मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं किया। एचआरडी मिनिस्ट्री ने 2 डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं जो कि एग्जाम खत्म नहीं होने तक वहीं कैंपस में रहेंगे, और स्वाभाविक रूप से अगर एक्स्ट्रा सुरक्षा दिया जा रहा है सीआरपीएफ के माध्यम से, एसएसपी के माध्यम से, सीमा सुरक्षा बल के माध्यम से, तो क्या बुराई है? जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, सीआरपीएफ भी है, एसएसबी भी है, तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? अगर हम लोग ज्यादा सुरक्षा दे रहे हैं, कम सुरक्षा देने में बुराई हो सकती है। तीसरी बात, मैं आखिरी बात कह दूं फिर आप लोग कहिएगा। देखिए सर मैं कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में, आप फिर सवाल पूछ लीजिएगा। मेरा कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट्स के बीच में या जनता और स्टूडेंट्स के बीच में अविश्वास का माहौल था, तो ये अविश्वास का माहौल कोई 4 तारीख जब हमने शपथ लिया और 6 तारीख के बीच 2 दिन में नहीं बन गया। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। इसलिए मैं कहता हूं कि सेंसिटिविटी के साथ डील किया जाए। कोई भारतीय जनता पार्टी जाके 4 दिन में देखिए जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, ये कश्मीर के लिए हम चिंता करते हैं। छात्रों की मांग थी कि एनआईटी को वहां से शिफ्ट किया जाए। एनआईटी कोई जमीन का टुकड़ा या भवन मात्र नहीं है। उनकी दिक्कत है कि उनको जिस प्रशासन के तहत झेलना पड़ता है या उनके इर्द गिर्द एनआईटी के बाहर भी दुकानदार लोग, जो माहौल है और जिस तरह पुलिस उन पर पथराव करने वालों के साथ आंदोलन करती है, उसको आपने संभालना है। देखिए पंडित जी की बात से इत्तेफाक इतने रखता, मैं इसका 10 सेकंड में जवाब देना चाहूंगा। 10 सेकंड। जम्मू कश्मीर का जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत का अभिन्न अंग हैं। एनआईटी में जो कुछ हुआ उसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर को उस शिक्षा से वंचित करना अपने आप में जम्मू कश्मीर और भारत के संविधान का अपमान है। परंतु संबित पात्रा, जिम्मेदारी आपकी है।
आदादाना वो हो, स्मृति नहीं, वो ईरानी कह को रहे तो हैं करना चाहिए, सेंसिटिव। कोशिश मुझे करनी मुझे चाहिए। मुझे मुझे जो लगता है, जो संबित पात्रा जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि सेंसिटिविटी के साथ डील किया जा रहा है बिल्कुल, इस संजीदगी मामले के को। साथ। अब देखते हैं कि डील करने के बाद में क्या चीजें, क्या नतीजे सामने आते हैं। चर्चा का समय यहाँ खत्म हो रहा है। आज का मुद्दा में आप सभी मेहमान आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी।